उन्होंने सेना लगा करके देश बचाया, लेकिन राष्ट्र के लोग कायर हो गए, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। इसलिए अशोक भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गलतफहमी हो, इस देश के पड़ोसियों को भी गलतफहमी नहीं है। भारत देश को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे होश और हवास में बात कर रहा हूं, लेकिन भारत राष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरा है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश है क्या चीज, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ देश 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 की बात ज्यादा हुई। जो राष्ट्र होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र अलग चीज से चलता है और देश अलग से चलता है। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी बाउंड्री है। आप कह सकते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, ये कह सकते हैं ये एक टेरिटोरियल हिस्सा है, एक बाउंड्री है, एक जमीन का टुकड़ा है। इसकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने फौज बनाई है, इसके अंदर की व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, सबका एक मैंडेट है। पार्लियामेंट से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ उससे चलेगा, लेकिन सब उस देश के अंग हैं और हर अंग अपने किसी न किसी कानून से बंधा हुआ है। इसलिए देश तो चल रहा है। देश तो उस वक्त भी चल रहा था जब भारत का प्रधानमंत्री बीच बीच में सो जाता था। देश तो उस वक्त भी चल रहा था। आचार्य चाणक्य का देश, उसका विदेश मंत्री यूएनओ में खड़ा होता है, उसकी बारी आती है कि उसे भारत का पक्ष रखना है। जरा सोचिए दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी। एक विदेश मंत्री खड़ा होता है, यूएनओ में अपना भाषण पढ़ता है, आधा भाषण पढ़ चुका होता है, तब सेक्रेटरी भागा हुआ भाग जाता है कि ये पुर्तगाल का पढ़ रहे हैं, ये इंडिया का नहीं है। मैं खुश नहीं होता, ताली नहीं बजाता, मुझे दुख होता है। दुनिया हमको क्या समझती होगी, क्या बौने लोग हैं भाई? क्या 150 करोड़ लोगों में इनको ठीक लोग नहीं मिलते, या किसी को भी चुन लेते हैं और किसी को भी भेज देते हैं? हमारे परिवार में कोई बेटा या बेटी घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी दूसरे से मिलने जाता है, तो माँ बाप कहते हैं कपड़े ठीक है पहन के जाना, ठीक से बाल बना के जाना। लेकिन भारत का विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ता चला जाता है और हंसी उड़ती है और हम बेहयाओं की तरीके से हंसी सुन के बैठ जाते हैं। इसमें आत्मचिंतन नहीं होता, इसमें किसी की आत्मा नहीं जागती, किसी को गुस्सा नहीं आता। हम वहां से चले हैं, हमें जहां जाना चाहिए था हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें बहुत जल्दी है, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं। इसलिए देश सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है कभी उतना सुरक्षित था ही नहीं। आपकी भूमिका, मेरी भूमिका इस देश के सुरक्षित होने में कुछ भी नहीं है। विदेशी आक्रमण होता है, हम टीवी पे खबर देख लेते हैं, कितने मरे कितने मारे, खुश हो गए, बात खत्म हो गई,
कोई विदेशी मेहमान आ गया, देख लिए ये आए ये चले गए, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, हम इससे ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आपकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को बचाने की, चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। और जब समाज पूरे तौर से सरकारों पर निर्भर हो जाता है कि सब काम सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे कि इस बार जो बजट आया है उसमें कितनी इनकम टैक्स की छूट मिलने वाली है। आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? कम क्यों नहीं हुई, ज्यादा क्यों नहीं हुई? प्याज क्यों बढ़ गई? जब समाज अपनी भूमिका को, अपने आदर्शों को, अपनी संस्कृति को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को जब नहीं बचाना चाहता, वो कायर समाज चाहता है सरकार उसकी आस्थाओं को बचाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। इसलिए स्टेट या राज्य जो होता है, जिसे आप देश कहते हैं, वो ऐसे कायर समाज के साथ नहीं खड़ा होता। हजारों साल पहले, मैं नहीं जानता 47 से पहले क्या था, औरंगजेब ने ये किया वो किया, ये कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हो गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं, मेरी ये जनरेशन, गौरव भाई के दौर की जनरेशन, आज भी अगर सच नहीं बोला तो ये चौराहे चौराहे आपको घेर लेंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। इस संचार क्रांति ने आपके झूठ की पोल खोल दी है। इसलिए मेरा काम कोई और करेगा, मैं सिर्फ अपने बेटे को सीईओ बनाऊंगा, जुगाड़ तुगाड़ करके उसे अमेरिका भेज दूंगा। भारत में और लोग हैं, ये देश चलाएंगे। भगत सिंह किसी को बनना है बने, सुभाष बनना है बने, लेकिन मैं चाचा नेहरू बनूंगा भाई। पुरुषार्थ की इस धरती ने, आचार्य चाणक्य की धरती में, चंद्रगुप्त की धरती में बौने पैदा हो रहे हैं। इसलिए कि हमने बहादुरों को कभी अपना आइडियल बनाया ही नहीं। इसलिए हर चीज में हमारी वो कायरता नजर आती है, चलने में, उठने में, बैठने में, बात करने में। इसलिए जो समाज इस बात की चिंता करता है, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये कपड़े पहनूंगा तो वो क्या सोचेंगे, आपकी जिंदगी निकल गई है सुनते सुनते, कहते कहते। दुनिया ने आपको वही समझा जो आप थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि 7 साल बाद घूरे के भी दिल बदल जाते हैं। 70 साल बाद बदले हैं आप। आपने तमाम प्रयोग कर लिए हैं, जातियों के, इलाके के, यहां के, वहां, सारे प्रयोग, कोई बचा ही नहीं। इसलिए आज की समस्याएं वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वो चुनौतियां जिन्हें आप समझ रहे हैं वो नहीं है। और ये काम जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी संगठन के लोग ये आपको बताएंगे। हम भी आप ही के बीच से नौकरी करने गए थे, यह एहसास हो गया कि ये करते करते शायद वो बात नहीं हम कह पाएंगे, क्योंकि हमको कहीं नौकरी करनी है। इसलिए सबने अपनी अपनी भूमिका तय की और उस दिन यह तय करा, किसी राजनीतिक दल और किसी सरकार का कोई पद डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नहीं लेने वाले हैं। हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, हमारी बात 2 लोग भी सुनेंगे तो भी इसी वलवले और जज्बे के साथ कहेंगे, और करोड़ों सुनेंगे तब भी यही कहेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी बात कितने लोग सुनते हैं।
आपकी मौजूदगी मुझे ये बताती है कि आपके अंदर एक हलचल पैदा हो गई है। यह हलचल आपको सोने नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। आपकी बहनों को, माओं को, बेटियों को, पत्नियों को सोने नहीं दे रही है। अभी मुझे होटल में कोई साहब मिलने आए थे, मैं नाम नहीं जानता, बोले आप मेरे घर में झगड़ा करा देंगे। बोले सोते वक्त मैं बेडरूम में आपकी स्पीच सुनता हूं और बीवी गुस्सा करती है। ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी बिना किसी स्वार्थ के दुनिया में बोल रहे हैं, आज वो किसी बड़े से बड़े नेता से ज्यादा बड़े हैं। तो आपको बताया गया कि आप औरंगजेब को पढ़िए, इरफान हबीब ने यह लिख दिया है, रोमिला थापर ने लिख दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, मक्कार लोग हमेशा लक्ष्य पे आपकी निगाह न जाए, इसलिए बार बार आपको कहीं और तरफ इशारा करते रहते हैं, ताकि आप अगर जान गए, लक्ष्य को समझ गए, तो हो सकता है उनको भी धक्का दे दें आप। इसलिए 1946 की डायरेक्ट एक्शन और 1946 का चुनाव याद रखिए। पूरे देश की जो नेशनल असेंबली थी हमारे यहां, उसकी 1585 सीटें थी कुल मिलाकर। उसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए सुरक्षित थी। पूरे देश में कोई 130 सीटें या 112 सीटें लोकसभा की थी, उसमें भी 30 सीटें सुरक्षित थी। चुनाव हुआ, इस बुनियाद पे हुआ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा लगा करके चुनाव लड़ रही थी। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। सारे नारे, सारे रिजल्ट भारत की आर्काइव में मौजूद हैं और आपके मोबाइल पे भी मौजूद है। उनका नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 492 मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, उसमें से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती। इसी बुनियाद पर जीती। उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहराबुद्दीन ने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहरावर्दी ने। लेकिन आप किसी दुनिया में थे, आपके नेता, आपके संगठन कुछ और ही आपको समझा रहे थे। उधर मत देखो, उधर देखोगे तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है, और मैं खुश हूं इस बात से कि एक लंबे समय के बाद एक ऐसा शख्स सत्ता में आया है। आपको हजारों बातें उनकी अच्छी बुरी लग सकती हैं। मैंने कहा मेरे मूल में देश नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं उन चीजों की तारीफ खुल के करता हूं। मेरे तारीफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग मुझे कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को 2014 की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच याद है। इसलिए मैंने कहा आप जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पेंद्र जी अब ये कानून बनवाइए, अब आप मोदी से ये बात कीजिए। अब वो बात मुझे हर बार 2 एप्लीकेशन दे जाते हैं। मैं जिनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लोग कहते हैं उनसे बात करिए। आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे बिना मांगे, और वो ये कहेंगे ये काम करवाइए। आप क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे हम आपको बता रहे हैं। उनका मत बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप जिंदा नहीं हैं।
आपको शत्रु बोध नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। अच्छे कपड़े पहनकर चलने से जिंदा नहीं होता है। आदमी यहां से जिंदा होता है, यहीं से मर जाता है। मैं बार बार इस बात को घुमा फिरा कर कहता हूं, एक बार यहां साफ कर लीजिए कि आपकी समस्या है क्या, आप चाहते क्या हैं। यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। या जब तक आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। और यह कहने में शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की भीड़ होती है, कहने वाले भीड़ में नहीं होते। 2014 में जब यह पहला भाषण अशोक भाई दिया, जिंदल साहब, आप सबने सुना होगा। इतनी जल्दी में हैं लोग कि उनको लगता है कि भाई सुबह घोषणा करे कि यह हिंदू राष्ट्र हो गया, शाम को भारत माता की जय हिंदू राष्ट्र हो गया, और उसके बाद किस चौराहे पे कौन सा जिहादी किसे मार रहा है उसकी बात मत करो यार। हिंदू राष्ट्र हो तो गया, बस दुगना खाना खा लीजिए। हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते। 2014 में पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण का हिस्सा है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं और उसको जोड़ के बताऊंगा कि मैं आपके बीच में अशोक चौधरी साहब के आदेश पे आता हूं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपने शहर में अपने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका देते हैं। नहीं तो ये पुरानी कहावत है, अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है अपनों के सामने बोलने में। लेकिन ये ताकत इसलिए है कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और उस जगह पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान पैदा होने और बनने की राजनीति शुरू हुई थी। इसलिए आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कुछ कुछ समय में कभी कभी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सुनने समझने का मौका देती हैं। पार्लियामेंट का एक भाषण याद रखिएगा, एक ही भाषण था उनका, एक लाइन बोली उन्होंने, कुछ लोगों को इतनी जोर की तीर कमान की तरह लगा कि जिस देश में जहां जहां वो हैं वहां 2 दिन तक वो अपनी जगह खड़े होकर उचकते रहे। सिर्फ उसने इतना ही कहा कि हमें 700 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। इसलिए नेता बनाइए, नेता से साधुओं जैसा बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। फौजी से फौजी का काम लीजिए, सत्ता पे उसे बैठाइए जिसकी बात गोली की तरह लगे। यह हमारे यहां बड़ा अजीब परपंच है कि सत्ताओं पे बैठने वालों से हम आदर्शवाद की चिंता करते हैं। अगर आदर्शवाद देखना है, अगर राष्ट्र देखना है, संस्कृति देखनी है तो शंकराचार्यों के अंदर ढूंढिए। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे। यह गलत आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। वो देश चलाने के लिए गया है, घर चलाने नहीं गया। किसी मंदिर का पुजारी नहीं है भाई।
इसलिए हर एक को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेके साधु बने हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं। सन्यास भी है, साधु भी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन टिकट की लाइन में लगे हैं। ये गोल्डन बाबा हैं। वाह वाह वाह, कमाल। जो आपका काम है वो आप ही करें भाई। आप जब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं और